नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान और आप देख रहे हैं बात उत्तराखंड की। समाज धीरे धीरे विकास करता रहा और आज की स्थिति यह है कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और अपराध भी अब ऑनलाइन हो गया है। तो वैसे में विकट स्थिति ये है कि ऑनलाइन अपराध को कैसे समझें, क्या इसकी परिभाषा है, क्या क्या इसके दायरे में आता है, अगर आप इसके शिकार हो रहे हैं तब फिर आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे मसले हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम बात उत्तराखंड की जब कर रहे हैं तो इसमें अपने साथ खास मेहमानों को हम जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो साइबर क्राइम, फेक न्यूज और साइबर बुलिंग को लेकर ही है कि कैसे दरअसल आजकल साइबर क्राइम का बोलबाला हो गया है और बुलिंग जिस तरीके से की जाती है उससे कैसे बचा जाए। कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराधों में शामिल होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी एक तरह से डिजिटल युग में जीना भी है और अगर वो अपराध या अपराधी की श्रेणी में आ जाती है तो फिर वैसे में उसके लिए दिक्कत है। हमारे साथ मेहमान हम जोड़ते चले जाएंगे। मेहमानों से मैं अपने दर्शकों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, महानिदेशक हैं कानून व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें क्राइम को लेकर तो वो मस्ट है और उसी तरीके से आगे भी अशोक कुमार जी लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कोरोना को लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही है विश्व भर में और अपने देश में भी, उत्तराखंड में भी, उसमें जिस तरह की भूमिका पुलिस फोर्स की रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। एक तरफ अपराध से निपटना है, ट्रैफिक से निपटना है, दूसरी तरफ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके साथ भी बेहतर तालमेल बिठाकर चलना है। तो इस कड़ी में उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो काम किया गया है वो सर बेहद सराहनीय है। हमारे साथ एक और वेलकम सर। और ओम प्रकाश मनोचा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ, डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ हैं। सोशल अवेयरनेस क्योंकि बहुत जरूरी है इस तरह के अपराधों को लेकर और वो सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। फाउंडर हैं दून सिटीजन ऑनलाइन ग्रुप के। ये ग्रुप कैसे काम करता है, कैसे वो अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हम समझेंगे। ओपी मनोचा जी, वेलकम है आपका सर। थैंक यू सो मच। विकास सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, गूगल से अवार्ड मिला है गूगल में बग ढूंढने के लिए और यंग टर्क हैं। और बेहद जरूरी है इस तरह के युवाओं का जुड़ना हमारे शो में भी और समाज और दुनिया में भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताते हैं कि दरअसल कैसे क्या स्थितियां विकट हो सकती हैं अगर आप इंडल्ज हो जाते हैं इस तरह के क्राइम में। क्योंकि बैंक अकाउंट से लेकर साइबर बुलिंग से लेकर हैकिंग से लेकर सब कुछ हो रहा है। और अब हम अंकुश मिश्रा को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिप्टी एसपी हैं एसटीएफ उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी। और केसेस को लेकर क्या स्थिति है, कितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और उनका निवारण कैसे होता है, ये सब कुछ हम अंकुश मिश्रा से समझेंगे। वेलकम अंकुश जी, आपका भी बहुत बहुत। श्वेता कोठारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, द लॉजिकल इंडियन में मैनेजिंग एडिटर हैं। इससे पहले काफी समय उन्होंने बिताया है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, रिपब्लिक टीवी से लेकर न्यूज एक्स, एनडीटीवी जिसमें वो एंकरिंग से लेकर रिपोर्टिंग करती रही हैं। और अब उनसे हम फेक न्यूज और साइबर बुलिंग खास तौर से समझेंगे। श्वेता, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में अशोक कुमार जी आप ही से करना चाहती हूँ, ये बधाई देते हुए जिस तरीके से कोरोना काल में कोविड पेशेंट्स के साथ और बाकी पूरी व्यवस्था के साथ पुलिस ने, खासतौर से आपकी फोर्स ने कदम से कदम मिलाकर लोगों की मदद की है। और क्योंकि आप जाने भी जाते हैं उसी तरीके से ह्यूमन खाकी को लेकर, आपको लेकर बहुत बात होती है कि ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ सर, सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी को लेकर जो चैलेंजेस हैं या सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसमें आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू मीनाक्षी जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम आज सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ क्राइम है, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो क्राइम भी ऑनलाइन हो रहा है एक प्रकार से। तो अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो उसको तीन हेड्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ्रॉड्स, उसमें बैंकिंग फ्रॉड्स है, लॉटरी है, जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स है, उसमें मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स है,
मतलब किसी भी नाम से नौकरी दिलाने के दिलाने हैं। तो कुल मिलाकर के ये पैसे के लिए किए जाते। सबसे बड़ा चंक साइबर क्राइम का वही 5% से ज्यादा इसकी रेशो। दूसरा मेजर क्राइम उसमें ऑनलाइन साइबर बुलिंग है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट डालना है, साइबर स्टॉकिंग है। ये सारी चीजें जो हैं बड़ी क्राइम साइबर वर्ल्ड ये उसकी कैटेगरी में आता है। और तीसरा जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है वो है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड क्राइम अगेंस्ट नेशन। हेलो जी हम सुन रहे हैं। तो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में फेक न्यूज़ है, पूरी सोसाइटी में फैला दिया। उसके कहीं कहीं राइट्स हो गए, हेट स्पीच क्रिएट कर दे और कहीं एंटी पोस्ट भी बन गए। तो ये बड़े समाज के प्रति देश के प्रति अपराध। तो ये जो तीन तरह के मेजर कैटेगरी हैं इसमें साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। हमने उत्तराखंड में एक साइबर थाना बनाया स्टेट के लिए वहाँ पे रिपोर्ट दिखाई जा सकती। हर जिले में साइबर सेल उनको अच्छे से ट्रेन किया, वहाँ पे भी रिपोर्ट दिखाई जा सकती है। और ये शायद हर थाना नॉर्मल थाना भी साइबर क्राइम के लिए पब्लिक है। ज्यादातर ये जो बड़े साइबर क्राइम वही हमारे बाकी सभी केसेस और हर थाने में हमने सब इंस्पेक्टर को ट्रेन किया है और इवन जो क्लरिकल स्टाफ उनको भी ट्रेनिंग दिलाई है। इसके लिए क्यों संवेदनशील होना चाहिए, इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक चेन स्नैचिंग हो जाती है होते हैं वो किसी से अगर के थ्रू लोग कहीं सो उसकी इम्पोर्टेंस इसको करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में पिछले सालों में आपने देखा बहुत बड़े फ्रॉड्स जो है वर्कआउट किए हैं, इंक्लूडिंग नाइजीरियन फ्रॉड। हमने नॉर्थ ईस्ट से लोगों को पकड़ कर लाए हैं, उड़ीसा से पकड़ के लाए हैं, बहुत सारे नाइजीरियंस को पकड़ा है। आपको ये भी पता है कि साइबर क्राइम के बहुत सारे हब्स क्रिएट हो गए हैं, जैसे कि जमतारा है, जैसे कि ये हमारा जो मेवात एरिया है जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है। बेंगलोर में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में नाइजीरियंस का एक पूरा पॉकेट बन गया। अब मैं ओम प्रकाश मनोचा जी से जानकारी लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। ओम प्रकाश मनोचा जी, क्योंकि अवेयरनेस की बात देखिए अशोक जी ने भी की और जानकारी है तो फिर सब चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं, लेकिन जानकारी का ही बड़े पैमाने पर शायद अभाव भी है, क्योंकि ये क्राइम इतना नए तरह का है और इसमें बहुत सारी तरह के अपराध भी शामिल हैं और कई बार हेजिटेंट हो जाता है कोई इस वजह से नहीं, कई बार जानकारी नहीं होती उसको इस वजह से नहीं। तो आपका जो दून सिटीजन ऑनलाइन ग्रुप है इसकी फंक्शनिंग कैसे है, कितने लोगों को आपने जोड़ा हुआ है, कैसे अवेयर करते हैं आप इसके थ्रू लोगों को? देखिए सबसे पहले तो मैं इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साइबर क्राइम सेशन रखते हैं और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स जोड़े हैं, उन सबको भी बहुत अच्छा वेलकम है। और आपका भी श्वेता जी बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम डून सिटीजन्स पे आए, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जो होता है ये समाज का आईना होता है, इट्स अ मिरर ऑफ सोसाइटी। इसमें हम जुड़ते हैं क्योंकि हमें अपने फैमिली जो बच्चे बाहर हैं उनसे हमें बात करनी है या हमें फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना है जो भी हम डेली करते हैं, जो हमारे रूटीन्स हैं डेली के, या हम नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। और एक और जो बहुत बड़ा मिथ ये है कि जो सोशल मीडिया को हम समझते हैं कि खाली फेसबुक या इंस्टाग्राम है। सोशल मीडिया इज मच मोर बियॉन्ड दिस। इसके बाहर जाके बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, बहुत सारी डेटिंग एप्स हैं जो आजकल के नौजवान यूज करते हैं। इससे लोग कनेक्ट होते हैं आपस में, इस पे शॉपिंग होती है
और अब तो इसमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे आप हिलमेल है तो बहुत अच्छा न्यूज चैनल्स भी आ गई हैं, और अच्छे अच्छे जो हमारे डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पहले इस पे होते थे सब प्रिंट मीडिया पे, वो सब डिजिटल पे आ गए हैं, जो हमारी जितने भी हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं। तो एक आपको मैं फिगर बताना चाहूंगा कि 50% पेनिट्रेशन इंटरनेट की है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। 50% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और इंडिया की जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसके 50% सोशल मीडिया पे हैं। तो अगर आप कोई आंकड़ों को देखो तो 30 करोड़ लोग करीब जो हैं हमारे फेसबुक यूजर्स हैं, और इतने ही करीब हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, और इंस्टाग्राम पे करीब 8 करोड़ लोग होंगे। तो इतनी जब करोड़ में लोग यूज करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी एक उत्तरदायित्व हो जाता है जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं, कि हम लोगों को अवेयरनेस फैलाएं। तो आपने जैसे पूछा मीनाक्षी जी कि हम लोगों ने ढूंढ सिटीजन ग्रुप क्यों बनाया। ढूंढ सिटीजन ऑनलाइन का पर्पस ये था कि हम लोग एक बेहतर ढूंढ और अल्टीमेटली बेहतर उत्तराखंड की तरफ जाएं। वैसे तो सिटी बहुत अच्छी है, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भी एक मीडिया है, सोशल मीडिया इज ऑल्सो मीडिया ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हम लोग सेशंस करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो डॉक्टर्स हैं हमारे इसमें लॉयर्स हैं, हमारे इसमें जुडिशियल सिस्टम के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, पुलिस के हैं, बहुत सारे देहरादून के बहुत अच्छे लोग, और केवल देहरादून ही नहीं, बाहर के हमारे यूएस से और बाकी कंट्रीज के भी और सिटीज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनको जोड़ के प्लेटफॉर्म पे फिर एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएं। तो टाइम टू टाइम हम कमेंट्स के थ्रू, या जैसे कि हम पुलिस के कोई प्रोग्राम्स होते हैं उनको होस्ट करते हैं, तो वो सब है। तो आज मौका मिला है क्योंकि ढूंढ सिटीजन्स और हिलमिल को इकट्ठे साथ में काम करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। अंकुश जी, क्योंकि एक तरीके से लाइन ड्रॉ तो की अशोक जी ने, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों के तौर पर मैं बात करूं, जैसा उन्होंने बताया कि 6 महीने में 1000 केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं। एक तो मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ वो केसों का जो दायरा है वो संख्या के आधार पर तो एक फैक्टर है, दूसरा किस तरह के अपराध ज्यादा होते हैं, क्योंकि उससे एक साइकोलॉजी पता चलती है, माइंडसेट पता चलता है कि किस तरह के अपराधी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह का अपराध ज्यादा होता है। क्योंकि उत्तराखंड मूलतः अगर देश में बात करें तो शांति प्रिय राज्य मान के चला जाता है, लेकिन फिर भी अगर 1000 केसेस ऑनलाइन इस तरीके से रजिस्टर हुए हैं तो ये अपने आप में थोड़ी सी चिंता भी बढ़ाता है। सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने सवाल पूछा, मैं पहले कहना चाहूंगा कि साइबर जो डोमेन है वो एक स्टेट स्पेसिफिक, वो आपके पूरे भारतवर्ष में पूरे उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि साइबर क्रिमिनल किसी भी स्टेट में बैठा हो सकता है। वो जैसे सर ने बोला कि इसके हाउस बन गए हैं, राजस्थान में मेवात बेल्ट हो गया, झारखंड में जमतारा हो गया, चेन्नई से हो सकता है, तमिलनाडु से हो सकता है, बेंगलोर से हो सकता है, किसी भी भारत के कोने से वो साइबर क्राइम कर सकता है। अब इसमें जो मानसिकता देखी जाती है, जैसे सर ने बताया कि पहला जो होता है प्रॉपर्टी क्राइम, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी यानी कि मेरे पैसा चुराना या किसी भी विक्टिम के पैसे चुराना, उसकी मेहनत का वो एक इंटरेस्ट होता है, मॉनेटरी एक इंटेंशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसे किसी के चुरा सकें, स्टील कर सकें। दूसरा होने लगा एक बॉडली क्राइम, जैसे सर ने बताया, उसमें क्या है कि ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेंट्स, वुमेन और चाइल्ड है, उनके अगेंस्ट होता है, जहां पे उसमें साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और साइबर ब्लैकमेलिंग आती है। इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है हमारे आईटी सेक्शन में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें कुछ सेक्शन है। साथ में अपार्ट फ्रॉम मनी एंड अपार्ट फ्रॉम बॉडली क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स आने लगे हैं जो कि नॉर्मली मानसिकता देखिएगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चीजों को बिना वेरीफाई करे अनट्रू चीजों को, अनवेरिफाइड चीजों को शेयर करते हैं। इसमें समझना जरूरत है आपको कि कोई भी अनवेरिफाइड फैक्ट हो, कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो, कोई भी ऐसा पोस्ट हो जो समाज में नफरत फैलाए या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जानबूझ के ऐसे पोस्ट को डालते हैं और बाकी जनता उसको शेयर करती जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो तीनों ही चीजों में कहूंगा कि जो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जानबूझ के ऐसी खुरापात करते हैं, जिनका खुद का एक मॉनेटरी गेन चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से एक वुमेन ओरिएंटेड क्राइम होता रहा है, वो साइबर में भी देखा जा रहा है, और साथ में एक गवर्नमेंट के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ एक कोशिश की जाती है कि एक समाज में नफरत फैला के हम अपना जो भी इंटरेस्ट है वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के साइबर क्राइम, जो मैं कहूंगा ब्रॉडली अगर हमें क्लासिफाई करना हो, तो इस प्रकार की कंप्लेन हमारे सामने आती है। जिस तरीके से अपराध की समस्या है, उतनी ही बड़ी समस्या फेक न्यूज की है, उतनी ही जो बड़ी समस्या है वो साइबर बुलिंग की है। और जिस तरीके से अटैक किया जाता है थ्रू साइबर,
ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है एड्रेस किया जाना और साथ ही साथ उसके निवारण तक भी बढ़ना। लेकिन अभी हम एड्रेस करने की बात करेंगे क्योंकि फेक न्यूज़ का दायरा बहुत बड़ा है और जिसका ज़िक्र अंकुश जी ने भी किया कि आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्या है और आप सिर्फ उसको आपने कुछ पढ़ा और उसको आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक तरीके से वो बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं लेकिन बावजूद उसके इस पर आपकी क्या राय है और क्या स्थिति है अभी इन सब चीज़ों को लेकर? काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि फेक न्यूज़ जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह का ऑनस्लॉट हम फेक न्यूज़ का देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3 years और 4 years बैक। 5 साल पहले कम था, अब काफ़ी ज़्यादा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो कि रीजनल स्पीकर्स हैं, तो नेशनल लेवल पर ही आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि नेशनल फेक बस्टर्स काफ़ी सारे हैं, ऑल्ट न्यूज़, बूम लाइव। लेकिन जब रीजनल प्लेयर्स की बात आती है और छोटे शहरों की बात आती है तो फेक न्यूज़ को बस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात इसलिए क्योंकि वो आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुलिस जो वो नंबर्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनको एडवर्टाइज करे, प्रमोट करे और कई बार लोगों से जा जाकर बात करें कि अगर आप जूझ रहे हैं और अगर आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं तो ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। जब आप और मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग बार बार जो कि पुलिस पे जा सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जब वो अपने प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते तो मेरे हिसाब से वो लोग जो छोटे जगह पर हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मीनाक्षी, इसका जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगी अंकुश मिश्रा जी से। विकास, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन एक क्योंकि सवाल उठा है और उसमें पुलिस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जवाब मैं अंकुश मिश्रा से ले लेती हूँ क्योंकि अंकुश जी बड़ा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस स्प्रेड करना। और क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड भी साइबर के थ्रू ही आसानी से हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू बहुत आसानी से हो सकती है, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं या पोर्टल्स हैं। और साथ ही साथ एक थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि जो शिकायत आती है उसका टाइम फ्रेम में अगर निवारण हो जाता है तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बहुत अच्छा एक असर जाता है कि यस दिस इज द प्लेस जहाँ पर आप जाएंगे, आप कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए और आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी अपराधी या दोषी हैं उनको सजाएं भी होती हैं। वो रेट कैसा है और उत्तराखंड की स्थिति अगर हम शिकायतों के मामले में और उनके निवारण के मामले में आपसे जाने तो कैसी है? अंकुश जी। जैसे श्वेता जी ने सवाल पूछा उसमें, तो इसको मैं आपके सवाल को 4 कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा, चारों का मैं जवाब दूंगा। पहला ये है कि एक सेटअप के बारे में बताता हूँ। उत्तराखंड जो पुलिस है यहाँ पे, जैसे हमारे सर माननीय डीजी सर ने भी बोला कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट, हमारा बेसिकली क्या है, ये स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। तो ये स्टेट लेवल का थाना है। साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स हमारी बनी हुई है और हर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है जो साइबर रिलेटेड मैटर्स में करते हैं। ये हमारा सेटअप है कि हमारा स्टेट साइबर सेल, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल और फिर हमारे हर थाने पे कहीं ना कहीं कुछ लोग इक्विप्ड हैं। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें कितनी जल्दी हमें रिपोर्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अवेयरनेस की, कि हम लोग खुद मैक्सिमम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, यहाँ तक ग्रुप ऑफ पीपल 20-30 पीपल अगर होते हैं तो उनके हम वेबिनार्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल कोरोना चल रहा है, हम इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा पा रहे हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। हम ऑनलाइन हर रोज ऐसे लेक्चर्स ले रहे हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स ले रहे हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, जिसमें बताना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में हमने लगभग 3 से 4 हजार लोगों को इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स को अवेयर किया है। उसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंज हमें आता है, जैसे श्वेता मैम ने कहा कि हमें नहीं पता कि हमें रिपोर्ट कहाँ करना है, तो इसमें सबको बताना चाहूंगा कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने 1 सितंबर 2019 को एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एनसीआरपी पोर्टल, उसका यूआरएल है www.cybercrime.gov.in। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो पिछले साल 1 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था, जिसमें आप घर बैठे, अगर आप गांव में हैं या किसी भी रिमोट एरिया में हैं, वहां से अगर कोई साइबर कंप्लेन है आप दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज, आप हमेशा चाहें निकटतम थाने जा सकते हैं, साथ में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल है वहां पे आप जा सकते हैं, और यदि आपको कहीं पे भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप हमारे यहाँ स्टेट साइबर सेल में भी आ सकते हैं। साथ में हम सबके टोल फ्री नंबर होते हैं, जैसे कि हमारा टोल फ्री नंबर में सारे आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा 01352655-900 करके है। साथ में उत्तराखंड पुलिस का, साथ में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का, दोनों की ही फेसबुक पेजेस है, वहां पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मेल आईडी है
des@uttarakhandpolice.uk.gov.in मेल पे भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत एसेंशियल है कि रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम बहुत जरूरी होता है। रिपोर्टिंग पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसमें जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतने आपके पास चांसेस होते हैं पैसा रुकवाने के, पैसा रिफंड कराने के। साथ में मैं एक बताना चाहूंगा, एग्जांपल देना चाहूंगा, क्लोनिंग के केसेस होते हैं कि हमारा डेबिट कार्ड होता है वो क्लोन हो गया। उन केसेस में बताना चाहूंगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं जिसमें कहा गया है 6 जुलाई 2017 की आरबीआई की गाइडलाइन है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई विक्टिम विद इन 3 डेज, जी हाँ विद इन 3 डेज यानी कि 72 आवर्स में रिपोर्ट करता है तो बैंक उसमें पूरा पैसा रिफंड करेगा क्लोनिंग के केसेस में। बाकी सारी केसेस में जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको उसमें हेल्प मिलेगी। अवेयरनेस के अलावा जो आपने कंप्लेन की, टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे जिस प्रकार की हमें कंप्लेन आती है उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज यही होता है कि पब्लिक को भी नहीं पता कि हमें कहाँ अप्रोच करना है, जिससे कि जो एक गोल्डन आवर में कहता हूँ, गोल्डन आवर मेडिकल टर्म्स में होता है 1 आवर का, साइबर में हम कहते हैं 2 आवर्स या 3 आवर्स मैक्सिमम गोल्डन आवर, जिसमें हम पैसा होल्ड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगेन पैसा रिफंड करना वो एक बैंक का और एक वॉलेट की जिम्मेदारी है। हम बीइंग अ पुलिस, एक लॉ एजेंसी, हम रिपोर्ट करते हैं कंप्लेंट्स को, अकाउंट्स को ब्लॉक कराते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। साथ में अगर आप कन्विक्शन रेट बोलेंगे कि कितने हमने केसेस सॉल्व किए, तो मैं बोलना चाहूंगा कि साइबर में क्योंकि सारे डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, डिजिटल एविडेंसेस इरेज नहीं हो सकते, तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा बहुत ही अच्छा रेट है कि लगभग 90 to 95% केसेस हम वर्कआउट कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी पैनलिस्ट का कि आपने वक्त निकाला और हमारे व्यूवर्स को अवेयर किया इन सब बातों के बारे में। और देखिए बहुत साधारण सी बात है, अंत में मैं जो अपने स्तर पर कहना चाहती हूँ वो बहुत ही साधारण है कि जब हम बाहर जाते हैं हम घर का ताला लगा कर जाते हैं, ताला खोलकर खुला छोड़कर हम कहीं नहीं जाते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट है इस सोशल मीडिया में, साइबर दुनिया में, कि जब भी हम कुछ करें अपना ताला मजबूत रखें, उतना मजबूत रखें कि कोई तोड़ ना पाए, सेंधमारी ना कर पाए। क्योंकि अगर आपकी जानकारी बाहर चली जाएगी, आप इस तरीके से चीजें सार्वजनिक कर देंगे या दूसरों को इतना एक्सेस दे देंगे कि वो आपके घर के अंदर तक दाखिल होकर आपका चप्पा चप्पा छान पाए, फिर बड़ा मुश्किल होगा अपराध को रोकना। तो यही विनती है आपसे कि जो जो टिप्स दिए गए हैं हमारे जो मेहमानों की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उनको अपनाएंगे। तो बात उत्तराखंड की में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।